हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात की जाए तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का सेंट्रल डोग्मा का एक सब पार्ट है। सेंट्रल डोग्मा की अगर बात करें तो वो क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं हमारे जीन में, उनका कैसे फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल वे में, उसी को हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। जैसे कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो चलिए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इस सेंट्रल डोग्मा का एक टॉपिक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए पहले हमें सेंट्रल डोग्मा को समझना होगा। सेंट्रल डोग्मा में हम एक सीधी लाइन में देखते हैं कि जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जैसे कि डीएनए है, डीएनए का मतलब हमारे आनुवंशिक सूचनाओं का जो वाहक है, जो इसको ट्रांसफर कराने का काम करता है पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर। तो डीएनए से आरएनए बनता है पहले, और वही आरएनए डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो कहाँ से सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो वो डीएनए से ही तो लेकर आ रहा है। दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो एक सीधी डायरेक्शन में हो रहा है, और इसी को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोल दिया सेंट्रल डोग्मा। तो देखिए, सेंट्रल डोग्मा इज डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे खंड बन जाते हैं। जैसे डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको क्या बोलोगे, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोलोगे। तो आज हम एक पार्ट को स्टडी करने वाले हैं कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को बेटा जी हम बोलते हैं अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए में जो भी सूचनाएं हैं वो कुछ कूट के फॉर्म में होंगी, कुछ नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में होंगी। उन्हीं को ये क्या करता है, ट्रांसक्राइब करके आरएनए बन जाता है। समझ में आया? मतलब कि डीएनए में हमने पढ़ा था कि एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन होगा। इन सारे के सारे जो भी नाइट्रोजनस बेस हैं उन्हीं को ट्रांसक्राइब कर दिया जाएगा और उन्हीं से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। जहां पे कि जो थाइमिन है वो यूरेसिल से क्या होगा बेटा, रिप्लेस हो जाएगा। तो सिंपल से यही चीज हमें यहाँ सीखना है कि किस प्रकार से अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। तो देखो, अनुलेखन पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें जाननी है, तो चलिए उसको देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले तो हमें उसका लोकेशन पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस कहाँ पे होगी। अब मान लो दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर बेटा हमें पता है कि प्रॉपर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक प्रेजेंट होता है जहां पे डीएनए पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में डीएनए पाया जा रहा है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए क्या करेगा, आरएनए का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन करेगा। और दैट इज वाई इस केस में यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केस में ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो कहाँ हो जाती है, न्यूक्लियस में होती है। तो सिंपल सा आंसर है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट करिए, अंतर बताइए कि क्या अंतर है दोनों के अनुलेखन में। तो पहला अंतर तो आप यही बताओगे बेटा कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर अनुलेखन की क्रिया न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्योंकि केंद्रक यानी कि सुस्पष्ट एकदम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसी वजह से उनका जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और वहीं पे वो क्या करता है, आरएनए का निर्माण करता है। तो हम क्या देखें, लोकेशन यानी कि स्थान। अनुलेखन का स्थान यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही डीएनए इनका फैला हुआ है। जैसे मान लो एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक बनाते हो, वहां पे डीएनए बनाते हो, तो यहीं पे वो बनाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे होती है, बैक्टीरिया को याद कर लो। बैक्टीरिया में हमने देखा था कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही बिखरा होता है, कोई केंद्रक नहीं है उसके पास। अगर कोई केंद्रक नहीं है तो ये क्या करेगा, यहीं पे अपने आरएनए का भी निर्माण कर लेगा, और इसी के कारण इसका जो लोकेशन हो जाएगा वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। क्लियर है बेटा, लोकेशन हमने देख लिया। अब अगला टॉपिक देखो, एंजाइम्स। जब भी कोई शरीर में कुछ बनता है तो हमें पता होता है कि वहां पे कोई ना कोई एंजाइम काम करता है। जब हमने डीएनए का रेप्लिकेशन देखा था तो कई सारे एंजाइम देखा था, जैसे हेलिकेज एंजाइम, टोपोआइसोमरेज एंजाइम हो गया, एसएसबी प्रोटीन हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया। इसी प्रकार से जब डीएनए से आरएनए बनाया जाता है तो वहां भी एक एंजाइम काम करता है, और उसका नाम याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आरएनए बन रहा है ना। तो आरएनए बनेगा तो आरएनए को क्या नाम दोगे, उस एंजाइम को क्या नाम दे दोगे, आरएनए पॉलीमरेज। तो सिंपल सा एक ही एंजाइम आपको याद करना है बेटा, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। सिर्फ एक एंजाइम आपको याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन में काम करेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज। नहीं जिसको याद होगा वो याद ऐसे याद कर लेगा
कि आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम आता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन कराता है। अब अगला देखो कि हमें पता हो गया कि हमारे पास एक आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी। हमें जगह भी पता है कि अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो केंद्रक में होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होगा। अब हमें ये जानना है कि कितने स्टेप में, मतलब कि कितने चरण होंगे जिसमें कि ये पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ना बेटा, उसके स्टेप्स 3 होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है आरंभन, मतलब कि जब ये डीएनए से आरएनए बनना एकदम शुरू हुआ है तो उसको बोल देते हैं इनिशिएशन यानी कि आरंभन। जो दूसरा स्टेप है उसको बोलते हैं इलोंगेशन, दीर्घीकरण, मतलब कि अब आरएनए बनना शुरू हो गया है, एक एक जो उसके बेस हैं वो क्या कर रहे हैं, आरएनए बनाना शुरू कर दिए हैं, तो इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को दीर्घीकरण बोलते हैं। और लास्ट में जब पूरा आरएनए हमारा बन जाता है तो उस आरएनए के जब पूरा बनने के बाद ये प्रक्रिया बंद हो जाती है और उसको हम बोलते हैं समापन। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कुल 3 स्टेप्स में पूरी होती है। पहले स्टेप को हम आरंभन बोलते हैं, दूसरे को दीर्घीकरण यानी कि इलोंगेशन बोलते हैं, और लास्ट वाले को समापन बोलते हैं यानी कि टर्मिनेशन बोलते हैं। क्लियर है बेटा जी? अब इतनी चीजें पता हो गई तो थोड़ा सा डीएनए के बारे में जान चल लेते हैं, क्योंकि इसी डीएनए से हमें क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। तो चलो देखो, जो डीएनए आरएनए बनाता है उस डीएनए का एक नाम है, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट डीएनए। अभी फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि डीएनए हमको पता है ना कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 से 3 की दिशा में होता है बेटा, और एक कौन सा होता है, 3 से 5 की दिशा में। इसी डायरेक्शन में तो पढ़ते हो कुछ भी। तो ये देखो, ये तो है 5 से 3 की दिशा में, और इसका क्या डायरेक्शन है बेटा, 3 से 5 की दिशा में डायरेक्शन है। तो याद रखना, जब भी हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो हमें वही वाला डीएनए का खंड लेना है या वही वाला स्ट्रैंड लेना है जिसका दिशा क्या होता है, 3 से 5 वाला होता है। तो 3 डैश से 5 डैश वाले डायरेक्शन वाले जो डीएनए है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। क्लियर है? मान लो यहाँ पे अगर ए रहता, टी रहता, टी रहता, सी, जी, तो जब इससे आप आरएनए बनाओगे तो देखो ए से कौन पेयर करता है, सिंपल सी बात है, थायमीन करता है। और हमें पता है कि थायमीन आरएनए में नहीं पाया जाएगा, थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाएगा। तो इससे जो भी आरएनए आपका बनेगा बेटा वो क्या आ जाएगा, यू बनेगा। टी के सामने ए लगा दो, इस टी के सामने ए लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि थायमीन एडेनिन से बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन गुआनिन से बॉन्ड बनाता है। तो जहां जहां सी था वहां वहां जी लगाओ, जी की जगह सी, सी। तो जो नया आरएनए आपका बनेगा ना बेटा, उसके क्या होंगे, बेसेस ऐसे ही होंगे, क्योंकि हमने एक टेम्पलेट हमको मिला हुआ था, इस पे नाइट्रोजनस बेस भी पड़े हुए थे, और इन बेसिस को आधार बना के हमने क्या बना लिया, आरएनए बना लिया। क्योंकि इन बेस की यानी कि जो नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं इनके पास ये क्षमता होती है कि वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे कि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ता है। परंतु हमें एक बात यहाँ पे एकदम याद रखनी है कि आरएनए के केस में बेटा, आरएनए के केस में थायमीन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। इसी वजह से जहां जहां थायमीन लिखना था हमने क्या लिख दिया, यूरेसिल लिख दिया है। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, हमने देख लिया कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए डीएनए का जो खंड हम यूज करेंगे, जो स्ट्रैंड यूज करेंगे, उसका नाम होता है टेम्पलेट डीएनए। तो जो दूसरा वाला खंड बचा है उसका क्या नाम होगा, तो उसको हम बोल देते हैं बेटा कोडिंग डीएनए। मतलब एक डीएनए के 2 खंड हैं, एक मान लो 3 से 5 है और एक 5 से 3 है। तो 3 से 5 वाले का नाम हो जाता है टेम्पलेट डीएनए, और जो ऊपर वाला बच गया है जिसका यूज हम नहीं कर रहे हैं आरएनए बनाने के लिए, उसको बोलते हैं कोडिंग डीएनए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि इसको कोडिंग डीएनए क्यों बोलते हैं। अगर ये वाला मैं आरएनए को अभी भूल जाऊं कुछ समय के लिए, अब देखो ये जो डीएनए था, इस डीएनए का नाइट्रोजनस क्षारक का बेस कैसा होता, यहाँ पे ए है तो यहाँ टी होता बेटा, यहाँ ए होता, यहाँ भी ए होता, सी है तो यहाँ जी होता, यहाँ सी होता और यहाँ सी होता। क्लियर है? ऐसे ही तो हमारा डीएनए होता। इनके बीच में आपस के बॉन्ड भी मैं बना देती हूँ, जो सी और जी हैं वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और एडेनिन और थायमीन हमारे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं बेटा। ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये हमारा प्रॉपर डीएनए था, इस डीएनए से आपने आरएनए बनाया है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। मगर हमें पता है कि आरएनए बनाने के लिए हमने डीएनए का एक स्ट्रैंड यूज किया है जिसका नाम है टेम्पलेट डीएनए, और वो जो डीएनए है बेटा वो 3 से 5 के दिशा में है। इससे जो हमारा आरएनए बना है, देखो उसपे बेस का जो क्रम है वो क्या है, UAAGCC, यही तो हमको मिला है।
और ऊपर देखो, अगर ऊपर वाला ये जो 5 से 3 वाला डीएनए था उसके भी खंड देखो तो AAGCC पूरा मिल रहा है, और यहाँ U की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, T आ गया है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो टेम्पलेट डीएनए है उससे जो भी आरएनए बनाओगे उस पे जो क्रम होगा वही 5 से 3 वाले डीएनए का क्रम होता है। मतलब ये वाला सीक्वेंस एकदम एग्जैक्ट इक्वल होता है 5 से 3 वाले के, बस फर्क इतना होता है कि यहाँ T है और यहाँ U है। इसी वजह से इसका नाम बेटा जी कोडिंग डीएनए हो जाता है, क्योंकि यही आगे जाके कोड करके क्या बनाने वाला है, प्रोटीन बनाने वाला है। तो कोडिंग डीएनए किसको बोलेंगे, जो आरएनए नहीं बना रहा है। टेम्पलेट डीएनए किसको बोलेंगे, जो आरएनए बना रहा है। इतना क्लियर हो गया आपको। अभी तक हमने बस 4 लाइन सीखा है। डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा है कि इसमें एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, और ये 3 चरण में पूरा होता है, एक आरंभन, दूसरा दीर्घीकरण, तीसरा समापन, यानी कि इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इसके अलावा हमने ये देखा कि ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमेशा डीएनए के जिस स्ट्रैंड को यूज करके बनती है उसको हम टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं, और उसका डायरेक्शन हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, मतलब 3 डैश से 5 डैश के दिशा में होता है। क्लियर है। अब चलो हम बनाना सीखते हैं आरएनए को। यहाँ ध्यान से देखो, एक डीएनए है, इस डीएनए पे ये 3 डैश वाला है और यहाँ पे वही 5 डैश वाला बना हुआ है, मतलब 3 डैश, इसको ऐसे ऐसे लेके आओ 5 डैश, हमेशा 3 डैश वाले का ही यूज करना है बेटा, याद रखना। देखो इसी वाले को मैं यूज कर रही हूँ। अब ध्यान से देखना, इस वाले स्ट्रैंड को हमने क्या बोल दिया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला है। इसी पे हमारा क्या बनने वाला है बेटा, आरएनए बनने वाला है। मगर डीएनए ना, जो पूरा डीएनए अपना है, पूरा का पूरा डीएनए तो आरएनए बनाएगा नहीं। आरएनए भी डीएनए के कुछ ही स्ट्रैंड के कुछ पार्ट हैं वही आरएनए बनाता है। तो इस टोटल डीएनए को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपने स्टडी के सुविधा के लिए। जो डीएनए है ना बेटा हमारा, उस पूरे डीएनए को हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। कुछ पार्ट को हम बोलते हैं प्रमोटर, इसके बाद मतलब ऐसे और अच्छे से याद कर लो, शुरुआत में इसका प्रमोटर होगा, सबसे लास्ट में टर्मिनेटर होगा, और स्ट्रक्चरल जीन वो वाला जीन होता है ना जो जाके आरएनए बनाएगा। कुल मिला के हम क्या समझ रहे हैं कि डीएनए के कुछ पार्ट को हमने क्या किया है, अलग अलग नाम से याद किया है। जैसे डीएनए की शुरुआत में प्रमोटर होगा, प्रमोटर वो जगह होता है बेटा जो बताता है कि आरएनए पॉलीमरेज आपको यहीं आके बैठना है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए बनाएगा। तो डीएनए पे एक खंड होना चाहिए ना जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। तो डीएनए पे प्रमोटर रीजन ये बताता है कि यस आरएनए पॉलीमरेज यही आपकी जगह है, आपको प्रमोटर वाले रीजन पे ही आके लगना है शुरुआत में। ठीक है बेटा। अब देखो स्ट्रक्चरल जीन क्या कहता है, कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज जी आपको स्ट्रक्चरल जीन पे चल के आरएनए बनाना है। मतलब इस जीन पे, स्ट्रक्चरल जीन पे जो भी नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस होंगे आपको उसी को रीड करके उसी के अकॉर्डिंग अपना आरएनए बनाना है। तो प्रमोटर पे कौन बैठेगा, आरएनए पॉलीमरेज। स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। टर्मिनेटर जीन क्या करेगा, कहता है बस यहीं तक बनाना है आपको आरएनए। टर्मिनेटर जहां शुरू होगा वहीं आरएनए पॉलीमरेज काम करना बंद कर देगा और आरएनए बनके खत्म हो जाएगा। तो 3 जीन का जो सीक्वेंस आपने देखा है ना, प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज बैठाता है, स्ट्रक्चरल जीन आरएनए बनाता है, टर्मिनेटर जीन आरएनए पॉलीमरेज को कहता है काम करना बंद कर दो, यहीं तक बस तुम्हें काम करना था, आरएनए बनना यहाँ पे बंद हो जाता है। क्लियर है बेटा। अब चलो हम पहला स्टेप देखते हैं इसका, जिसका नाम है आरंभन यानी कि इनिशिएशन। ध्यान से देखो, ये एक हमारा क्या है, डीएनए है। डीएनए का 3 से 5 वाला जो खंड था वो टेम्पलेट डीएनए है। इस डीएनए को जो इसका एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, वो देखता है कि मेरा प्रमोटर वाला रीजन कहाँ है, मैं प्रमोटर पे जाके बैठ जाऊं। तो आरएनए पॉलीमरेज को ना ऐसे याद करना कि वो एकदम अंधा एंजाइम है, उसको जगह पता ही नहीं है कि प्रमोटर का रीजन कहाँ है, कहाँ मुझे जाके बैठना है। इस केस में क्या होता है ना, अंधे का सहारा उसकी लाठी होती है। दैट इज वाई जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है उसकी लाठी का नाम है सिग्मा फैक्टर। एक फैक्टर है जिसका नाम है सिग्मा। सिग्मा से याद रखना ना, शुरू कराने का काम करता है सिग्मा, स से शुरू, स से सिग्मा। तो क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर उस आरएनए पॉलीमरेज की, समझ जाओ ना कि एकदम मार्गदर्शक है, उसको रास्ता दिखाती है कि आपको इसी प्रमोटर रीजन पे आके बैठना है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज ये मैंने बनाया है, मान लो ये इस टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है और इसी के साथ ऐसे सिग्मा फैक्टर लगा दो। तो सिग्मा फैक्टर इस अंधे आरएनए पॉलीमरेज की लाठी है, इसने इसको रास्ता दिखाया कि ये आपका प्रमोटर वाला रीजन है बच्चा, आके यहाँ बैठ जाइए।
आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे आ गया। जैसे अंधे को आंख मिलती है, एक लाइन है, वो सबसे पहले क्या फेंकता है, अपनी लाठी फेंकता है। तो जैसे इसको अपना जगह मिल गया ना कि यस मैं प्रमोटर पे आके बैठ गया हूं, अब करना ही क्या है, अब तो सीधे सीधे मुझे चलते जाना है और आरएनए बनाते जाना है स्ट्रक्चरल जिन पे। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे अपने प्रमोटर रीजन पे बैठेगा बेटा, ये तुरंत ही सिग्मा फैक्टर को मार के भगा देगा, जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। जस्ट लाइक अंधे को आंख दे दो तो लाठी को फेंक देगा। ये जस्ट एक कहावत में बता रही हूँ जिससे आप अच्छे से रिलेट कर सको। तो क्या हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ आके प्रमोटर पे बैठा है, और जब ये बैठ जाता है ना तो सिग्मा फैक्टर को मार के भगा देता है कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं खुद ही आरएनए बना लूंगा। तो वह प्रोसेस जहां पे टेम्पलेट डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ आके जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन यानी कि आरंभन। तो आरंभन क्या है बेटा, आरंभन कुछ भी नहीं है, टेम्पलेट डीएनए के प्रमोटर वाले भाग पे आरएनए पॉलीमरेज तथा सिग्मा फैक्टर का जुड़ना ही आरंभन यानी कि इनिशिएशन कहलाता है। मतलब शुरुआत हो गई है, अब आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो इनिशिएशन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे, अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो इनिशिएशन वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें कि टेम्पलेट डीएनए के प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ आके जुड़ जाता है। क्लियर है। अब इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। अब देखो इलॉन्गेशन क्या होता है। अब ये यहाँ आके बैठ गया है बेटा, ध्यान से देखो। अब ये क्या करेगा ना, आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा डीएनए के ऊपर। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इसकी क्वालिटी क्या होती है ना कि जब ये आगे आता है तो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो मान लो ये चलते हुए यहाँ आया, जब ये यहाँ आएगा तो इनके बीच का ये हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा जी क्या हो गया है, टूट गया है, और यहाँ पे एक बबल बन गई है, मतलब ये डीएनए ओपन हो चुका है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते हुए जाएगा, और जो पीछे वाले ये नाइट्रोजनस बेस आपको देख रहे हैं ना, इसी पे ये क्या करेगा बेटा, धीरे धीरे आरएनए बनाता हुआ आगे बढ़ेगा। तो पहले यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया है, ऐसे ही करते करते ये आगे बढ़ेगा, डीएनए को ओपन करेगा और आरएनए को बनाना शुरू कर देगा। तो इलॉन्गेशन क्या है, इलॉन्गेशन वह प्रोसेस है जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए पर चलते हुए आगे बढ़ता है, डीएनए को खोलते हुए आगे बढ़कर वो आरएनए का निर्माण करता है। मतलब कि इसमें आरएनए बनना हमारा शुरू हो गया है, और आरएनए देखो यहाँ तक इतना आरएनए बन चुका है। इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया बेटा, यही होता है इलॉन्गेशन यानी कि दीर्घीकरण। ये था इलॉन्गेशन, ये वाली प्रक्रिया हमारी क्या थी, इनिशिएशन। अब देखो आरएनए बन चुका है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज चलते 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 कभी तो टर्मिनेटर जीन पे भी आ जाएगा ना। टर्मिनेटर जीन का मतलब क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को रोक दो, काम नहीं करेगा। परंतु मैंने बताया था ना कि ये आरएनए पॉलीमरेज को दिखाई ही नहीं देता है कि कहाँ मुझे रुकना है। तो क्योंकि इसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो फिर से ये क्या कर रहा है, चलते चलते अब ये थक गया है, अब इसको पता है कि कहीं तो मुझे रुकना है। तो रुकने के लिए जो एंजाइम आता है बेटा, उसका नाम होता है रो फैक्टर। रोते हुए ये एंजाइम आ रहा है क्योंकि काम को रोकना है। तो जब कहीं कोई काम करते करते जाओ, तुम्हें अच्छा लग रहा है और वहां कोई तुम्हें रोक दे, तो रोना ही तो आता है। तो क्या होगा, रोते हुए रो फैक्टर वाला एंजाइम आएगा और इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएगा। जैसे रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बेटा जुड़ता है टर्मिनेटर जीन पे, तुरंत ही क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाना बंद कर देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए समापन क्या होता है, तो समापन वह प्रक्रिया है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ टर्मिनेटर जीन वाले रीजन पे पहुंच जाता है, और जैसे ही वहां पहुंचता है तुरंत ही यह ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रोक देता है और हमारा पूरा आरएनए बनकर तैयार हो जाता है, और डीएनए अलग तथा आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर अलग हो जाते हैं। हमने क्या देखा, शुरुआत में सिग्मा फैक्टर के साथ ये प्रमोटर वाले रीजन पे आया, इनिशिएशन किया, उसके बाद सिग्मा फैक्टर को लात मार के भगा दिया और खुद ही आगे बढ़ते हुए इलॉन्गेशन कर रहा है, आरएनए बना रहा है। आरएनए बनाते बनाते इसको फील हुआ कि अरे भाई कितना आरएनए बनेगा, अब तो खत्म करना है इसको। तो रोकने के लिए इसको एक फैक्टर आया जिसका नाम था रो फैक्टर। तुरंत रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से कहेगा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम इससे पूरे डीएनए को छोड़ के चले जाओ बेटा। तो यहाँ रो फैक्टर भी अलग हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा, और जितना हमारा आरएनए बना था वो भी अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी कि समापन हो जाता है। तो अभी पूरा ओवरऑल हम इसका समरी करें, क्या हमने सीखा है ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन क्या है बेटा, कि ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डोग्मा का ही एक सब पार्ट है जिसमें कि डीएनए आरएनए को बनाता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ही हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बेटा जी ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये होता है
साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके लिए जो मेन एंजाइम हमने सीखा है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, और हमने स्टेप्स देखे हैं कि टोटल 3 स्टेप्स में जाके आरएनए पॉलीमरेज इस पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कराता है, जिनका नाम है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, यानी कि आरंभन, दीर्घीकरण और समापन। इसके अलावा हमने ये देखा है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है वो डीएनए के जिस भाग पे होती है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए, और टेम्पलेट डीएनए का डायरेक्शन यानी कि दिशा हमेशा 3 डैश से 5 डैश यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम की होती है। सबसे पहले क्या होता है कि इस डीएनए के प्रमोटर वाले रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ आके जुड़ जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को जहां प्रमोटर रीजन पे सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ते हैं उसको हम आरंभन यानी कि इनिशिएशन बोलते हैं। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर को लात मार के बाहर करता है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा सारा काम। और ये आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए पे आगे बढ़ने लगता है। जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे आगे बढ़ता है तो ये डीएनए को ओपन करता है, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और पीछे से इसको आरएनए ये बनाना शुरू करता है। जैसे यहाँ ये इस बबल्स को खोला है, आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे ये आरएनए का निर्माण कर रहा है। इस पूरे प्रक्रिया को जहां आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे आगे बढ़ते हुए आरएनए का निर्माण कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्या बेटा जी? इसको हम बोलते हैं इलॉन्गेशन। अगर मैंने गलती से डीएनए पॉलीमरेज बोला हो तो प्लीज रिमेंबर कि आरएनए पॉलीमरेज ही यहाँ पे पूरा काम कर रहा है, अगर गलती से टंग स्लिप हो सकता है। नाउ अब हम देखेंगे कि आगे बढ़ते बढ़ते ये आरएनए पॉलीमरेज देखता है कि अब मुझे ये प्रक्रिया खत्म ही तो करनी है, टर्मिनेटर वाला जीन खड़ा हुआ है कि भाई यहाँ पे अब तुम्हें अपना काम रोकना है। तो रोकने के लिए भी इसको एक फैक्टर की जरूरत होती है। लगता है हाथ पांव मारने की कोई फैक्टर आके हेल्प कर दो मेरी। तो इसको रोकने के लिए जो फैक्टर आता है वो रोते रोते आता है और उसका नाम है बेटा रो फैक्टर। तो याद रखना है, रोकने के लिए रो फैक्टर, शुरू कराने के लिए सिग्मा फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज को रोकने के लिए एक रो फैक्टर आता है और ये रो फैक्टर जैसे आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है तो ये टर्मिनेटर जीन के पास पहुंच जाता है और तुरंत ही ये क्या करता है, इस पूरी प्रक्रिया को बंद करा देता है। मतलब कि जितना आरएनए बना था वो आरएनए डीएनए को छोड़ के बाहर हो जाता है। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो भी डीएनए को छोड़ देता है, रो फैक्टर भी अपना डीएनए को छोड़ के अलग हो जाता है। तो ये हमने कंप्लीट समझा है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। इस ऐसे ही और भी अगर आपको टॉपिक को इजी वे में समझना है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूं। एंड यस, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।